हाय और आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमित शर्मा और आज मैं आपको डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फिजिक्स चैप्टर 2 का स्थिर वैद्युत एवं धारिता। अभी सेशन चालू होने वाले हैं, नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर जिनको ऑनलाइन कोचिंग करना है तो मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्लास 12th और 11th के टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि अब नए पैटर्न के आधार पे जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि आपको हाई स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि आपको पूरा बेसिक तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके 20 जो क्वेश्चन हैं आप उसको सही तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, जो आप अगर उसको चैप्टर वाइज अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कंफर्म पक्के ही होंगे, ठीक है। और जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से, अभी आपके पास टाइम है, डेली इस बेसिस पे इसको आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आपको फिजिक्स से जो भी न्यू वीडियो अगर आपको आए, इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज़रूर मिले आपके पास। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपके साथ बनाएं, शेयर करें। तो आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। और जो लोग चैप्टर 1 का जिसको अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ जा कर के चैनल में आप चैप्टर 1 फिजिक्स आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, एसएस कोचिंग सेंटर के नाम से। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हम उसको रट नहीं सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आप इसको समझ लिए तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा काम आसान हो गया है। क्योंकि अगर जिसको समझ में नहीं आया फिजिक्स, या तो समझ लो कि सब बेकार है, कि रट कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रट कर बाई चांस अगर आप कुछ कर भी लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप फिजिक्स को समझिए, और फिजिक्स इंटर की बहुत अच्छी है और इसको आप सीरियसली होकर पढ़ना चालू करिए, ताकि अगर आप अच्छे से अगर इंटर के फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अगर टेक्निकल डिग्री अगर लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। या फिर ITI करने वाले हैं, या फिर डिप्लोमा करने वाले हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग कोर्स करने चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेटर है। तो अभी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना चालू करें। तो आज हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर का नाम ही है स्थिर विभव और धारिता। तो इस चैप्टर को हम लोग बड़ी बारीकी से तीन पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पहला पार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई चिंता की बात ना हो कि मुझे आप समझ में नहीं आए। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज हम अगर समझा जाए चैप्टर के अगर बात पे करें तो सबसे पहले आज हम यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव ये होता क्या है? वैद्युत विभव की अगर बात किया जाए, सामने से बात है, अगर हम किसी आवेश को, कोई भी आवेश हमारे पास हो, क्योंकि आवेश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी करंट को फ्लो करने में, यानी कि जितना भी चीज़ हमारी सारी डिपेंड होती है सब किस पे निर्भर होती है? आवेश पे। तो सबसे पहले हमको आवेश को ही बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। और आवेश का हमने पहले फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, तो आप आवेश वहाँ पे जाकर के एक बार देख सकते हैं, ठीक है, आवेश के बारे में। तो अगर हम कोई एक हमारे पास आवेश है, और इस आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जस्ट लाइक टेस्टिंग के लिए होता है, इसलिए हम इसको परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। तो अगर किसी परीक्षण आवेश को, और वो कहाँ पे हो? अनंत पे हो। कहाँ पे हो? अनंत पे हो। अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु B है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु B है, और इस अनंत से अगर हमको बिंदु A तक अगर आवेश अगर हम ला रहे हैं, इस आवेश को अगर हम यहाँ पर लाते हैं, अनंत से कोई एक परीक्षण आवेश है, और इस परीक्षण आवेश को अगर हम बिंदु A तक लाते हैं, तो इस आवेश को लाने में जो भी हमको कार्य करना है, यानी कि जो भी हमको वर्क करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि एक परीक्षण आवेश है जो कि अनंत पे हो। कहाँ पे हो? अनंत पे हो,
और वहाँ से उसको उस परीक्षण आवेश को अगर हम बिंदु ए तक अगर लाते हैं, कोई सा भी बिंदु हो अगर लाते हैं, तो उसको लाने में जो भी हमको कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। और आपको पता ही है कि कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं और आवेश हमारा प्लस Q है। इसको Q0 से इसलिए दिखाया जाता है, Q0 यहाँ परीक्षण आवेश का क्या सिंबल है, ठीक है। यानी कि परीक्षण आवेश को अगर हम बिंदु अनंत से अगर बिंदु ए तक लाते हैं और उसको लाने में जो भी हमको कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसको अगर देख लिया जाए, मान लेते कि बिंदु बी जो अनंत पे उसका विद्युत विभव बी है और यहाँ पे क्या वी ए है, तो कितना हो जाएगा, वी वी माइनस के वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा के Q0, ठीक है। और यहाँ पे W बटा के Q0, ठीक है। यहाँ पे बिंदु B पे वैद्युत विभव इन्फिनिटी पे है, तो इसका हम क्या मान, वैद्युत विभव 0 मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, VA माइनस के 0 इज इक्वल टू W बाई Q0। तो VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W बटा के Q0। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला। यानी किसी भी एक परीक्षण आवेश को अगर लाते हैं हम, तो उसके द्वारा जो भी विद्युत विभव उत्पन्न होता है ये हमारा होता है W बटा के Q0। और यहाँ पे अगर कार्य की अगर बात करें तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V Q0। ये हमारा कार्य हो गया। यानी कि किसी भी विभव के द्वारा जो उत्पन्न कार्य होता है यही हमारा VQ होता है। क्या होता है, VQ होगा। अगर इसकी मात्रक अगर देखा जाए, वैद्युत विभव का मात्रक, तो कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कितना होता है, जूल कुलाम। तो यानी कि इसका मात्रक कितना बन जाएगा, जूल पर कुलाम, या फिर इसको दूसरी भाषा में हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी कि किसी भी अनंत से अगर परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक अगर लाते हैं तो उसको लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई Q, जहाँ पर W इज इक्वल टू किया गया कार्य है और Q इज इक्वल टू क्या है, परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक होता है जूल पर कुलाम और क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो एक आता है हमारे पास वैद्युत विभवांतर, और इसका नोट्स मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैद्युत विभवांतर अगर वैद्युत विभवांतर की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर वैद्युत विभव की बात करें तो जैसे वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन थी, सेम टू सेम डेफिनेशन वही हमारा वैद्युत विभवांतर को हो जाएगा। किसका होगा, विभवांतर का। तो अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु B हमने ले लिया और एक बिंदु A ले लिया, ठीक है। अब बिंदु B पर जो विभव होगा वो कितना होगा, VV होगा, और A पर विभव कितना होगा, VA होगा। क्या होगा, VA होगा। अब इस वैद्युत B पे जो भी विभव है वो क्या है, VV है। तो इसको B से A तक लाने में जो भी हमको कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। बात समझ में आ गई। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, जब अनंत से किसी आवेश को अगर लेकर आते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अगर हम किसी नज़दीक के दो बिंदु है और उस नज़दीक के बिंदु से अगर एक विभव को दूसरे विभव तक लाने की अगर कोशिश किया जाए और जो हम लोग कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। तो अगर इसके लिए अगर डेफिनेशन कार्य का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, VV माइनस के VA इज इक्वल टू W बटा के Q। कितना हो जाएगा, Q, ठीक है, ठीक, W बटा कितना हो जाएगा, Q। तो VV माइनस के VA इज इक्वल टू W बटा के Q। अगर इसका भी अगर मात्रक देखा जाए, यूनिट कितना होगा, यूनिट इज इक्वल टू होगा जूल पर कुलाम, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अगर आप देखे होंगे बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है बैटरी, या फिर इन्वर्टर की बैटरी होती है, या जो हर जगह बैटरी लगा होता है, तो उसके एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है, जिसपे से कि क्या होता है, आवेश प्लस सिरे से निकल करके माइनस सिरे तक क्या जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर माइनस सिरा है, कितना है,
ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो यहाँ से आवेश उठकर जब माइनस सिरे पे जाता है तो माइनस सिरे से जो आवेश होता है उठ के कहाँ चला जाता है, माइनस वाले सिरे पे जाता है। यानी कि अगर हम लोग जब प्लस मल्टीमीटर से जब प्लस और माइनस पे जब हम प्रोब अगर डालते हैं तो वहाँ पे हमको मीटर में रीडिंग दिखाता है कि 12.2 वोल्ट 11 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या, वो हमको विभवांतर शो करता है। क्या करता है, विभवांतर शो करता है, क्योंकि 2 पॉइंट हैं और उन दोनों के बीच में कितना विभव में अंतर आ रहा है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक प्रोब अगर रखेंगे तो हमें कोई भी मीटर पे रीडिंग नहीं शो करेगा। इससे ही पता चलता है कि जब भी विभवांतर होगा वह 2 बिंदुओं के बीच का ही होगा। ठीक है, अगर हम वोल्टेज अगर मेजर कर रहे हैं तो हमारा विभवांतर ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बैटरी में भी यही शो करता है। यानी कि प्लस से आवेश निकलेगा वो माइनस पे जाता है। तो इसका मतलब है कि वो हम बैटरी में जब भी अगर वोल्टेज को मेजर किया जाता है तो हमेशा हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और वैद्युत विभवांतर सेम टू सेम वही फॉर्मूले रहेंगे, वी बी माइनस वी एच इक्वल टू डब्ल्यू बटा के क्यू नॉट। बात समझ में आ गई, वैद्युत विभव समझ में आ गया होगा और वैद्युत विभवांतर भी समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा अगर आगे चला जाए तो अब इसमें आता है विद्युत धारा। क्या आता है, विद्युत धारा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब भी होता है, बचपन में बहुत से पढ़ते हैं, 8 से ही पढ़ रहे होंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। और छोटा सा डेफिनेशन इसका है कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन। तो आज हमको वही समझना है कि एक्चुअली में जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे वो क्या है, वो सही था, कैसे था, इसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत में धारा का मतलब ही होता है कि आवेश का प्रवाह। यानी कि अगर आवेश फ्लो करेगा तभी जाके करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। अगर दरअसल देखा जाए, मान लेते हैं कि चालक तार है, क्या है, चालक तार है। और चालक तार का मतलब ही होता है उसमें जब किसी भी अगर चालक तार है तो उसमें करंट फ्लो करने का मतलब भी है कि उसमें आवेश फ्लो हो रहा है। और आवेश फ्लो होने के लिए हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तार में यानी जो भी कोई हमारा धातु है, मेटल्स है, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फ्लो कराना है तो इसका मतलब कि उस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं आवेश को साथ में लेकर। आवेश को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, जिसके वजह से उस जो वायर्स होते हैं, कंडक्टिंग वायर्स, उसमें फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और आवेश का अगर हम फॉर्मूला देखा जाए तो Q इक्वल टू कितना होता है, N होता है, और E इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और उसी तरीके से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, आवेश होंगे। और जितना ज़्यादा आपके पास आवेश होंगे वही उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर चालक तार हमारे पास है और इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि आवेश को क्या करते हैं, फ्लो कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब सोचो कि अगर इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो Q इक्वल टू कितना होता है, N होता है, और N इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इक्वल टू क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब उस पर कितना आवेश है, वो कितना कैरिंग कर सकता है। तो 1.6 × 10⁻90 कूलम इसका क्या होता है, आवेश होता है। अब उसी तरह एक आवेश से तो काम होने वाला नहीं है। अगर हमको नंबर्स ऑफ करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर करंट चाहिए तो चालक तार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपके पास चार्ज रहेगा, और जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतने ज़्यादा आपके पास करंट होगा। ठीक है, इसको अगर बात देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम चलें या विद्युत धारा की डेफिनेशन पे, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है कि प्रति सेकंड कितना आवेश उसमें फ्लो किया, वही हमारा धारा कहलाता है। तो इसका मतलब देखा फॉर्मूले पे देखा जाए तो I इक्वल टू कितना होता है, Q/T। I इक्वल टू कितना होता है, Q/T। यानी कि T इक्वल टू समय होता है, Q इक्वल टू चार्ज यानी कि आवेश होता है,
I इज इक्वल टू क्या होती है, धारा होती है। ये आपको फॉर्मूले इसको क्या करना है, लर्न करने हैं, और बहुत बेसिक फार्मूला है। आपको ये बहुत बेसिक है, अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको नोट करके बेसिक चीज़ समझ कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आवेश कहाँ से आएगा, एनी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा आपके पास चार्ज होंगे। अगर चार्ज जितने ज़्यादा बढ़ेगा, इसका हम देख रहे हैं फॉर्मूले में कि अगर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आपके करंट का जो अमाउंट है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा आपका निर्भर करता है चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ये आपके एक नंबर के बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक कूलम आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, कितना कूलम आवेश होता है। तो आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है। इसका मात्रक कितना होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। करंट का मात्रक कितना होता है, एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर बात की जाए, इसी में एक डेफिनेशन आपसे पूछा था कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर का मतलब अगर डेफिनेशन अगर यहीं से बनाने की अगर कोशिश किया जाए तो 1 एम्पियर अगर आप यहाँ से डेफिनेशन अगर बना रहे हैं तो Q अगर 1 रहेगा और T भी अगर 1 रहेगा तब जाके I = ना 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी चालक तार में Q = 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में अगर प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। फिर से एक बार सुना जाए कि अगर किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक फ्लो कराया जाता है तो इसका मतलब है कि उस चालक तार में बहने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर। डेफिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। 1 कूलाम आवेश को चालक तार में 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराया जाता है तो तार में बहने वाली जो धारा है, तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। तार में बहने वाली धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। बात अगर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हमने अभी क्या पढ़ा, विद्युत विभव पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा, ठीक थोड़ा सा हमने आगे उसमें बढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया, विद्युत धारा। ये जो चैप्टर का हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें अगर रहेंगी तो अभी हम जाकर के पूरे चैप्टर को बहुत विस्तृत और बेसिक कंसेप्ट के साथ सीख लेंगे। क्योंकि अगर बाई चांस अगर हमने बहुत सारे बड़ी डेफिनेशन को अगर गए और अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ही नहीं है तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के छोटे छोटे पॉइंट को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटे छोटे पॉइंट अगर हम समझ गए तो बड़े पॉइंट को समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम वही छोटी छोटी बातों को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन थोड़ा मिले। और जो लोग भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोग को जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। तो 1 एम्पियर की का डेफिनेशन भी अगर हो गया है और आगे भी चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे टॉपिक में अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। इस समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से इसके समझ में आ रहा है कि समविभव पृष्ठ होता है। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब ये होता है सरफेस, यानी कि जो पृष्ठ हमारा है, ठीक है। तो अगर इसको बेसिकली समझा जाए बिना किसी डेफिनेशन को लर्न किए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको डेफिनेशन अगर अपने से बनाने की कोशिश करें तो एक ऐसा सरफेस हो, एक ऐसा पृष्ठ हो जिस पे पूरे पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान रूप से फैला हो, उस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। सपोज दैट अगर मान लेते एक सरफेस हमने लिया और इसके हर सरफेस पर विभव क्या है, सेम हो। हर जगह अगर विभव अगर मेजर किया जाए तो क्या आएगा, सेम आएगा। हर जगह विभव क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो समविभव को पृष्ठ कहते हैं। अगर हम इस सरफेस के किसी दो बिंदु पे, इस सरफेस के किसी दो बिंदु पे अगर विभवांतर अगर निकाला जाए तो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि अगर दो बिंदु हैं उन दोनों के बीच में अगर वैद्युत विभव के अगर निकाला जाए तो हमारा क्या आएगा, शून्य। क्योंकि अगर सेम है तो माइनस करेंगे। विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर। तो इसका मतलब अगर माइनस किया जाएगा अगर दोनों सेम है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ का विभव कितना है 5 वोल्ट है और यहाँ का भी विभव कितना है 5 वोल्ट है, तभी तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अगर इसका विभवांतर निकाला जाएगा तो 5 - 5 = कितना होगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो इससे ही पता चलता है कि अगर कि ऐसा सरफेस जो दो बिंदुओं के बीच का अगर विभव शून्य हो तो हम उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर हम इसको रिवीजन करने की कोशिश करें तो ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या फिर दूसरी भाषा में अगर बोला जाए कि अगर किसी पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच का जो विभव हो वो क्या हो, सेम हो, यानी कि समान हो, तो उनका वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। तो भी हम लोग कहेंगे कि समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, किसको समझा जाए। ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब विभव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उसमें हमको कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का मतलब क्या, एक प्रकार की ऊर्जा ही हो गई। तो सेम टू सेम वही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनंत पे कोई एक आवेश है, परीक्षण आवेश है, उस आवेश को, अनंत पे जो स्थित आवेश है, उस परीक्षण आवेश को अगर हम किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु तक लाने में जो हमारा कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब अगर देख लिया जाए, इसको हम लोग यू से प्रदर्शित किया था, तो यू = कितना हो जाएगा, W। क्या हो जाएगा, यू = W। यानी कि एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी हम कार्य करते हैं उसी कार्य के बराबर हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर इसका डिफिनेशन के हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव किया जाए तो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने एक बिंदु B लिया हुआ है, एक बिंदु A लिया हुआ है, और बिंदु B पर जो आवेश के Q2 है और बिंदु A पर आवेश कितना है, Q1 है, और इस बिंदु B पर जो विभव, वैद्युत विभव हमारा VV है, और बिंदु A पर हमारा जो वैद्युत विभव कितना है, VA है। कितना है, VA है। तो अगर इस पर स्टडी किया जाए, हम लोग देखें तो इस आवेश के कारण, जो A आवेश है, इस Q1 आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा वो किस पे होगा, VV पे होगा। कितना होगा, VV पे होगा। यानी इस आवेश के कारण विद्युत विभव यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब अगर लिखा जाए तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण B पर विभव, B पर विभव कितना होगा, VV होगा। कितना होगा, VV होगा। तो अगर डिफिनेशन में लिया जाए तो VV = किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई ε0 Q/R। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो जो इन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, तब वहाँ से आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो किसी भी आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो 1/4 पाई ε0 Q/R के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत विभव आएगा वह VV = कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q1/R। कितना हो जाएगा, Q1/R, जो कि R इन दो बिंदुओं के बीच क्या है, दूरी है। कितनी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमने ये पता लगा लिया है कि इस आवेश के कारण बिंदु B पर कितना विभव जनरेट होगा।
इस आवेश के कारण इस बिंदु बी पर कितना विभव जनरेट होगा ये हम लोगों ने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? निकाल लिया है। अब हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? कार्य निकालेंगे कि इस आवेश के द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो अगर कार्य का फॉर्मूला देखा जाए तो W कितना होता है? VQ। कितना होता है? VQ। ई आवेश काम करेगा तो VB कितना हो जाएगा? Q2। कितना हो जाएगा? Q2। यानी कि कार्य बराबर कितना हो जाएगा? VB बटा के Q2। किस पर? बिंदु बी पर जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो W कितना हो जाएगा? और इस VB का मान अगर हम VB की जगह पर रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R। ये हो गया हमारा कार्य। क्या हो गया? कार्य। इसका मतलब कि दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत विभवांतर है उनकी जो कार्य होता है W 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। और यही किया गया कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है? बराबर होती है। ये आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है, ठीक है। कि अगर इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो आवेश हो तो उन दो आवेशों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा के Q2 बटा के R। ये हो गया हमारा डेफिनेशन का कि जो दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर यानी कि विभव, या फिर हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही हमारा ई कहलाता है, ठीक है। तो आपको इतना डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके मात्रक की अगर यूनिट की बात की जाए तो कार्य का मात्रक हमेशा कितना होता है? जूल होता है। तो इसका भी हम यूनिट हमारा कितना होगा? जूल होगा। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? जूल, ठीक है। और इसको हम लोग अर्ग भी बोला जाता है। कितना बोला जाता है? अर्ग। यानी इसका जो यूनिट होगा जूल होगा और इसका दूसरे जो होगा यूनिट इसका अर्ग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा हमको लर्न कर लेना है। हमारा जो न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटर का जो सिलेबस फिजिक्स का बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है। तो आप क्या करिए कि फॉर्मूले सिर्फ इसको आप लर्न कीजिए, वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप लर्न करें तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब इसके लिए डेफिनेशन, क्योंकि हम जैसे चैप्टर खत्म होगा उसी तरीके से हम पूरा इसका फॉर्मूले को लिखा जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो जूल होता है, इसका मतलब क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक है। और बाकी अगला जो पार्ट होगा हम लोग अगले डिस्कस करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके पास जरूर आने वाला है, ताकि आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगला जो मैं वीडियो जब आपको के साथ शेयर करूं तो आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।